मित्रों नमस्कार, जय भारत। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जनगण मन की आवाज़ और मैं योगी। लगता है कुछ चीज़ें सुधरने में बड़ा समय लगेगा और आज हम जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं वो दो विषयों पर मैं बात करूंगा। पहला विषय हमारी न्यायपालिका। न्यायपालिका में जजेस एक कोलोजियम के थ्रू आते हैं। सरकार ने हालांकि बीच में एक बार कोशिश की थी कि सरकार रिकमेंड करे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही पूरा कोलोजियम बनाते हैं, वो अपने हिसाब से तय करते हैं और वो लोग हाई कोर्ट में आते हैं, हाई कोर्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त होने के लिए केंद्र सरकार की एक औपचारिक मंजूरी जरूर लेनी पड़ती है, वो आमतौर पे मिल जाती है, क्योंकि न्यायपालिका थोड़ी अलग तरीके से काम करती है। और हमारे लोकतंत्र के चार स्तंभ हैं: कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। पत्रकारिता का पीला रंग इतना ज़्यादा पीला हो चुका है कि अब उसे सफ़ेद करने में तो बहुत ही समय लगेगा। चूँकि पत्रकारिता का यहाँ दौर कांग्रेस के शासन में शुरू हुआ और लेफ्टिस्ट लॉबी हमेशा सक्रिय रही, एक सेक्युलरवाद का एक चेहरा बनाया गया और ज़्यादातर पत्रकार उसी श्रेणी के हैं। हालांकि मेरे बहुत सारे पत्रकार साथी जो सेक्युलर माने जाते हैं, और पत्रकारों का एक बहुत बड़ा संगठन है राजस्थान नहीं, भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ। ये बिल्कुल लेफ्टिस्ट विचारधारा से प्रभावित है और बहुत सारे लोग उनके मेंबर हैं। और कई में से मेंबर्स को जानता हूँ जो कांग्रेसी भ्रष्टाचार की नदी में नहा धो के और अपने अकाउंट्स को बहुत मोटा कर चुके हैं। आप भी जानते हैं, बहुत सारे लोग टेलीविज़न जर्नलिज्म में हैं, बहुत सारे लोग प्रिंट जर्नलिज्म में हैं और टेलीविज़न मीडिया के बहुत सारे महारथी बड़े बड़े लोग भी उसमें हैं। चलिए, पत्रकारिता से बात ध्यान भटक रहा हूँ, वापस आता हूँ। न्यायपालिका का चरित्र, आज और कल दो मामले हुए। पहला मामला कल का, गुजरात दंगों के मामले में साक्ष्य को छेड़छाड़ करने के आरोप में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ जेल में बंद थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे उनको जेल हुई थी, और बावजूद इसके कल उनको भारत के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यू ललित की बेंच में जमानत मिल गई। और जमानत क्यों मिली? क्योंकि उनके वकील कपिल सिब्बल थे। कपिल सिब्बल के पास ऐसा कौन सा सब्बल है कि वो लालू प्रसाद यादव को जमानत दिला देते हैं, आजम खान को जमानत दिला देते हैं और तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत दिलाए थे। और एक नया नाम और ऐड हुआ, जुबैर, मोहम्मद जुबैर को दिला देते हैं। मोहम्मद जुबैर ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक पत्रकारिता का झूठा आवरण ओढ़कर फर्जी ट्वीट कर सरकार यानी भारत के खिलाफ इतने जहर उगला है, उसके बावजूद उनको जमानत मिल गई। तो ये चेहरा न्यायपालिका का कब तक बना रहेगा? संविधान की रक्षा करते करते भारत को डुबोने की स्कीम में न्यायपालिका का जो योगदान है वो बड़ा शर्मनाक है। मैं न्यायपालिका पे कोई आक्षेप नहीं कर रहा, लेकिन न्यायपालिका किन कारणों के आधार पर इस तरह के काम करती है? और वही न्यायपालिका नूपुर शर्मा के मामले में पहले एक तल्ख टिप्पणी कर चुकी, जब नूपुर शर्मा ने के ऊपर एक डिबेट के दौरान उन्होंने मुस्लिमों के नबी के लिए कुछ ऐसी लाइनें बोली जो उन्हीं की किसी किताब में लिखी हुई थी, लेकिन बड़ी आपत्तिजनक रही। और चूंकि उन दिनों भाजपा की प्रवक्ता थी, भाजपा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको प्रवक्ता पद से हटा दिया, पार्टी से निष्कासित कर दिया। फिर उनके खिलाफ अलग अलग जगह मुकदमे दर्ज हुए, अब अधिकतर कांग्रेसी प्रदेशों में। उन मुकदमों को उन्होंने सिर्फ ये कहा कि एक ही जगह कर दिया जाए ताकि उसको हम करें, लेकिन न्याय उस समय सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उनको बाकायदा तल्ख टिप्पणी ये करी कि आपके कारण ये दंगे हो रहे हैं, सर तनसुजीदा का काम चल रहा है। हालांकि एक महीने बाद उस गलती को सुप्रीम कोर्ट ने सुधार लिया। वो सुधारा इसलिए कि जनता में आक्षेप हो गया। अब एक सबसे बड़ी बात समझिए कि इन दिनों जो
नेटवर्क का विस्तार हुआ है, 4G आया है, हर आदमी के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है मोबाइल, जिसके ज़रिए आप मेरे को देख पा रहे हैं, उसके ज़रिए वो अपनी बात कह सकता है और बात उन तक पहुंच गई, इसलिए उस दबाव के चलते वो फैसला पलटा गया। लेकिन बावजूद इसके देश के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले लोगों को ज़मानत मिल रही है। और ऐसे कई सारे मामले आप न्यायपालिका में देखेंगे। कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी, जो एक बहुत बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो दिखेंगे। और कपिल साहब तो हर जगह बाउंसर मारते नजर आ रहे हैं। पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं कि देश विरोधी गतिविधियों के लिए वकालत वही करते हैं। मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आ रहा। और सुप्रीम कोर्ट में मौन होकर देखता रहता है। हम आम जनता कुछ कह भी नहीं पा रही, क्या है ये। तो ऐसे लोग जब तक यहाँ उपलब्ध रहेंगे तो देश के खिलाफ जहर उगलने वाले लोग, देश के खिलाफ जाने वाले लोग यूं ही मौज करते रहेंगे। हालांकि पिछले दिनों जस्टिस यू ललित ने जब भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली और मात्र 72 दिनों के लिए वो आए हैं अपनी पद पर, उसके बाद रिटायर हो जाएंगे, तो उन्होंने शपथ लिए बाद अपने 90 साल के पिता, जो हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, मुंबई हाई कोर्ट के, उनके पांव छुए। तो इससे थोड़ा लगा कि सनातन संस्कृति के प्रति उनका बड़ा सम्मान है और सनातनियों को ये उम्मीद हुई कि न्यायपालिका में कुछ ऐसा परिवर्तन आएगा। आया भी। उनके शपथ लेने के बाद उन्होंने बहुत तेज़ी से बदलाव किए। 1800 मामलों को उन्होंने सुलटाया जो बहुत दिनों से लंबित चल रहे थे और तथाकथित वामपंथी गैंग लिब्रांडों के चलते लटक रहे थे, वो निपटा दिए गए। अब ये तीस्ता शीतलवाड़ा वाला मामला, उन्होंने ज़मानत तो दे दी, लेकिन हो सकता है युद्ध जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयाँ हारनी पड़ती हैं। इस वाक्य पे शायद जस्टिस ललित काम कर रहे हैं। हमारी उनको शुभकामना, हमारी उनसे बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीद है न्यायपालिका का चेहरा बदलेगा और देश हित में काम करेंगे, संविधान को लेकर देश हित में काम करेंगे। और दूसरी बात, हमारे मनोरंजन जगत का केंद्र मुंबई यानी बॉलीवुड बॉलीवुड भी अभी बदलने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत सारे लोग अभी भी उसी सख्ती पे लगे पड़े हैं। अभी 31 अगस्त को फिल्म फेयर अवार्ड समारोह हुआ और द कश्मीर फाइल्स के किसी भी कलाकार, किसी भी व्यक्ति को वहाँ आमंत्रित तक नहीं किया गया। यानी आप सोचिए कि हम कैसे माहौल में जी रहे हैं और किन लोगों के ज़रिए अपने दिमागों में कचरा भरने को उद्यत हैं। हमारे समाज, हमारी संस्कृति, हमारी राष्ट्रीयता, इनके खिलाफ जहर उगलने वाली फिल्में बन रही हैं और हमारे दिमाग में लगातार वो असर कर रही हैं। और आजकल के बच्चे, नव युवक उनके बहकावे में आकर भटक भी रहे हैं। हालांकि अभी लाल सिंह चड्ढा के दौरान बाइकॉट का जो आह्वान हुआ उसका बड़ा असर रहा और बहुत सारी फिल्मों की नैया डूब गई। अब 9 सितंबर को ब्रह्मास्त्र आ रही है करण जौहर की, जिसमें बीफ प्रेमी रणवीर कपूर, उनकी नई नवेली बीवी आलिया भट्ट, जो जल्दी मां बनने वाली हैं, नई नवेली के बाद भी बन रही हैं, और हिंदी फिल्मों के महानायक अमिताभ बच्चन और साउथ इंडियन फिल्म के एक बहुत बड़े सुपरस्टार नागार्जुन। इसके अलावा शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का उसमें कीमी रोल भी है। बहुत बड़ा मसाला है, तकरीबन 450-500 करोड़ का पूरा ये आयोजन है। 9 साल में फिल्म बनी है, नाम रखा ब्रह्मास्त्र। आपको ध्यान हो, महाभारत युद्ध के दौरान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था और बताते हैं ब्रह्मास्त्र से पूरी पृथ्वी भस्म हो जाती थी। और उस ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से बहुत कुछ, कई अस्त्रों का ज्ञान दिया, कई अस्त्र चलवाए, बावजूद उसके ब्रह्मास्त्र का नुकसान रहा। और ब्रह्मास्त्र की वजह से अश्वत्थामा को ये श्राप मिला कि रहती दुनिया तक तुम जिंदा रहोगे, लेकिन इस ग्लानि भाव में जीते रहोगे, क्योंकि उस ब्रह्मास्त्र के कारण स्त्रियों के गर्भ वाले बच्चे भी मर गए थे। अब करण जौहर कौन सा ब्रह्मास्त्र ला रहे हैं, सुना तो ये जाता है किसी पश्चिमी फिल्म से प्रेरित है। इस फिल्म का आयन मुखर्जी इसके डायरेक्टर हैं।
तो आयन मुखर्जी से ऐसी कोई नई चीज़ की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। और बहुत सारे लोग, अभी अनुराग कश्यप, उनकी प्रिय हीरोइन तापसी पन्नू, एक 2M दर्जे की फिल्मों की हीरोइन स्वरा भास्कर, ये बहुत सारे लोग, इससे पहले दीपिका पादुकोण भी JNU में जब टुकड़े टुकड़े गैंग का प्रोग्राम हुआ था उसमें पहुंची थी। इसके अलावा ये बहुत सारे जो कलाकार, पता नहीं पश्चिमी विचारधारा से क्यों प्रभावित है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मनोज वाजपेयी और भी कई लोग हैं, नसीरुद्दीन शाह, और ये तो सर्वविदित हैं, जावेद अख्तर, शबाना आजमी। जब भी मुसलमानों को कुछ होता तो रोना आता उनको। और कन्हैयालाल का गर्दन काट के सरतन से जुदा वाला काम हो गया तो रोना छोड़ के उनके मुंह से उफ तक नहीं निकली। कैसे लोग हैं? सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन राज्यसभा की सदस्य, और किस पार्टी से? समाजवादी पार्टी से। क्या उम्मीद करेंगे उनसे? गीता के श्लोक बोलेंगे या गायत्री मंत्र का जाप करेंगे? क्या उम्मीद करें? ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारे आए दिन की जीवनचर्या पर बड़ा योगदान कर रहे हैं और बड़ा फ़र्क डाल रहे हैं। इनमें बदलाव बहुत ज़रूरी है। और एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी, हम सनातनियों ने बहुत विश्वास करके उनको मत दिया है। मोदी जी उस दिशा में काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के जो निर्णय, जैसे नूपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर देना और हैदराबाद के विधायक टी राजा को निलंबित कर देना, इस तरह की कार्रवाइयाँ सनातन धर्म पे नुकसानदायक हैं। हम ये नहीं कहते कि उन्होंने सही कहा, हम उनको जस्टिफाई नहीं कर रहे, यकीन उन्होंने गलत कहा, लेकिन उनके बाद जो और लोगों ने गलत कहा उन पे कार्रवाई क्यों नहीं? कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों चेतें तो ज़्यादा ठीक है। और बीजेपी को भी अपना बदलना पड़ेगा चरित्र। अभी अटल बिहारी वाजपेयी वाला ज़माना नहीं है जब वो सबको साथ लेके और वैसी बात करते थे। अब सनातनियों के उत्थान के लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा, ज़रूरी है। हम किसी का नुकसान नहीं चाह रहे, किसी भी धर्म मजहब के लोग जो यहाँ रह रहे हैं हम उसका नुकसान नहीं चाह रहे, लेकिन हालात, आपको सामान्य नागरिकों की तरह रहने की व्यवस्था तो कीजिए। क्यों आप अलग से दिखना चाहते हैं? और अलग से मतलब कुछ मौलानाओं के मैं बयान सुनता रहता हूँ, वो कहते हैं कि साहब हम भारतीय होने से पहले मुसलमान हैं। भाई मुस्लिम एक मज़हब है, आपकी एक पूजा की पद्धति है, आप उसको पालिए ना, मना कौन कर रहा है, लेकिन आप पहले भारतीय, अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो ये आपको मानना पड़ेगा। और इस दिशा में समाज को ही कुछ करना पड़ेगा। सरकारों से जितनी उम्मीद थी सरकार कर रही हैं या करेंगी पता नहीं। तो इस विषय पर कभी विस्तार से अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इन दो विषयों पर थोड़ा ध्यान दीजिए और थोड़ा सरकार पर दबाव बनाइए, कोई अभियान चालू कीजिए ताकि सरकार पर दबाव बने और कुछ अच्छा हो। आज के लिए इतना ही। जय भारत, वंदे मातरम।